Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastav, and this is my first video of nature and significance of management. इस वीडियो में we are discussing about the meaning of management, the nature of management, and the significance of management. Management means to manage something, that is a management. First, we are understanding the meaning of management. It is a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गेटिंग थिंग डन, हम काम को करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकें। अब वो दो तरीक़ा से, इफ़ेक्टिवली और इफेंटली। देखिए समझिएगा, ये जो वर्ड मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करे, चाहे प्रॉफिट के लिए ना काम करे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्रकार का हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मैनेजमेंट आपको हर जगह दिखाई देगा। और हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ तक कि घर में भी एक मैनेजमेंट चाहिए, एक प्रबंध चाहिए, एक मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब मैनेजमेंट हमेशा एक मैनेजर करता है। घर का मैनेजर देखा जाए तो पेरेंट हो गए, वो मैनेजर हैं, घर को मैनेज करता है। स्कूल में प्रिंसिपल मैनेजमेंट को चलाता है, प्रिंसिपल इंचार्ज को रखता है। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट चलता है। मैनेजमेंट हर लेवल में है, ठीक है। अब मैनेजमेंट के यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया गया है, इफेक्टिवली और इफेंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में जब भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी पे दोनों पे ध्यान देते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे होता है किसी भी टारगेट को समय पे अचीव करना, या किसी भी काम को समय में करना। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी का जो मालिक है, उसने अब कंपनी के एम्प्लॉय को ये कह दिया कि 1 महीना के अंदर आप सभी को 1 मंथ के अंदर 1000 क्लोथ बनाना है। तो ये क्या है, इफेक्टिवनेस है कि 1 महीना में क्या होगा, 1000 क्लोथ बनाना ही पड़ेगा। मतलब ये एक टारगेट सेट किया गया है। और जब भी कंपनी का ओनर जो होता है वो टारगेट को सेट करता है, डैट मीन्स वो इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहा है, वो इफेक्टिवली के बारे में बात कर रहा है। और उसी प्रकार से इफेक्टिवली के बारे में बात करें तो इफेक्टिवली का मतलब होता है इफिशिएंसी दिखाना। अब इफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी टारगेट को पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा कि नहीं करेंगे, बट हम लोग अच्छे से करेंगे। मतलब कि हम लोग 1000 क्लोथ को जरूर बनाएंगे, 1 मंथ में भी बनाएंगे, बट ऐसे बनाएंगे कि वेस्टेज ना हो, रॉ मटेरियल का कोई भी कॉस्ट ना बढ़ जाए। कॉस्ट पे भी ध्यान देना है कि अगर कॉस्ट बढ़ गया, बनाने में खर्चा बढ़ गया तो बनाने से क्या फ़ायदा। मतलब किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन कीजिए, या 1000 क्लोथ का कीजिए या किसी और गुड्स का कीजिए, आपको हमेशा इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी दोनों दिखाना है। और हर मैनेजमेंट बिना इफिशिएंसी, बिना इफेक्टिवनेस के नहीं चल सकता। हर मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए होता है, करेक्ट। तो आप सभी समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के बारे में और भी डिटेल से जानने के लिए। जहाँ इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ऑन द टाइम। मतलब इफेक्टिवनेस किसी भी वर्क को टाइम पे पूरा करना, ये एक टारगेट को पूरा करता है। जहाँ इफिशिएंसी के बारे में बात करें तो कंप्लीटेशन ऑफ टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब कि एफिशिएंसी का मतलब होता है क्या, कि हम लोग मिनिमम कॉस्ट पे बनाएंगे, मतलब कम से कम खर्चा पे बनाएंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्स का, मतलब रॉ मटेरियल को अच्छे से यूज करेंगे। तो किसी भी कंपनी अगर आप काम कर रहे हैं, आपको इफेक्टिवनेस तो दिखाना ही दिखाना है, साथ में इफिशिएंसी भी दिखाना है। ये कहा जाता है कि किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो मैनेजमेंट होता है, और हर मैनेजमेंट में 2 चीज़ होना जरूरी है,
पहला है इफेक्टिवनेस, दूसरा है इफेंसी। इफेक्टिवनेस में किसी भी वर्क को हम लोग टाइम पे कंप्लीट करते हैं। इफेंसी में हम लोग टाइम पे वर्क को तो कंप्लीट कर भी करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिनिमम कॉस्ट पे बनाते हैं, सबसे कम लागत ध्यान देते हैं कि हमारा जो लागत है, जो हमारा खर्च है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि खर्च बढ़ गया तो बनाने से क्या फ़ायदा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का जो पहला फीचर है वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब यहाँ आ गया हर तरह का मैनेजमेंट, मतलब हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट का एक गोल होता है कि हमें क्या अचीव करना है। तो मैनेजमेंट का जो सक्सेस है वही उसको अचीव करना होता है। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब हर संस्था का, हर इंसान का एक गोल होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने मिलेगा, स्कूल में, हॉस्पिटल में, क्लब में, हाउस में, छोटे बड़े हर तरह का इंडस्ट्री में, हर तरह का जगह में, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो। परवेसिव का मतलब होता है कि हर रूप में मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेजमेंट है, घर में भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैनेजमेंट का बहुत सारा रूप है। जैसे मैनेजमेंट बटा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल में, फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में। अब ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब बताते हैं। देखिए कोई भी स्कूल है तो उसका काम क्या है, क्या वर्क है, तो एजुकेशन देना। कोई भी एजुकेशन देने के लिए लोगों को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट क्या है, 3 भागों में बटा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब कि जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क को दिखाता है, जैसे कि हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज करते हैं, स्कूल में एजुकेशन देते हैं बच्चों को। उसी प्रकार से हर तरह का वर्क के लिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल चाहिए। स्कूल में टीचर का जरूरत पड़ता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर का जरूरत पड़ता है, नर्स का जरूरत पड़ता है, इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी करना जरूरी है, मैनेजमेंट वर्क भी करना जरूरी है। अब मैनेजमेंट ऑपरेशन का मतलब होता है जहाँ ऑपरेशन मतलब कि बिजनेस को चलाना या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना वर्क और पीपल का नहीं चल सकता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑपरेशन को करने में हमें दोनों चाहिए, वर्क भी चाहिए और पीपल भी चाहिए, ठीक है। तब वो मैनेजमेंट ऑपरेशन कराता है। मतलब कि मैनेजमेंट जो हमारा मल्टी डायमेंशनल है और उसमें 3 रूप रहता है, पीपल, वर्क और ऑपरेशन। और ऑपरेशन मतलब आप समझ सकते हैं बिजनेस। बिजनेस में आपका पीपल भी रहता है और वर्क भी रहता है। देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मैंने डील किया है। स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट। तो ये इसका वर्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि किस काम के लिए कौन काम करेगा। मैनेजमेंट ऑपरेशन में, मैनेजमेंट ऑपरेशन अगर शॉर्ट में कहा जाए तो मैनेजमेंट ऑपरेशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर वर्क को पीपल के साथ मिला देंगे, काम को सही राइट प्लेस पे राइट पर्सन को बिठा देंगे, तो वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन मतलब बिजनेस एक्टिविटी हो गया। डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। मतलब कि क्या काम है, कौन करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ जो डिसीजन लेता है वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में लिया जाता है। फिर मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता है। मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, पहला है प्लानिंग करना, मतलब कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। फिर मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्कूल खोलूँ, तो स्कूल खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। अब प्लानिंग करने के बाद मुझे ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा। मुझे डेस्क, बेंच और उसके बाद बोर्ड, चौक, ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो जो चीज़ों को भी जरूरत पड़ेगा वो ऑर्गेनाइजिंग है। उसके बाद मुझे स्टाफिंग करना पड़ेगा। स्टाफिंग मतलब मुझे टीचर लगाना पड़ेगा, मुझे स्टाफ, नॉन स्टाफ सब चाहिए होगा। फिर हम उसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम काम बताएंगे सबको कि कैसे क्या करना है, और लास्ट हम उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब सभी लोग कैसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको देखते रखते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमेशा प्रोसेस में चलते रहता है। मैनेजमेंट में कभी भी रुक नहीं सकता। अगला है मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। मतलब मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। कोई अकेला इंसान नहीं चला सकता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में अगर प्रिंसिपल है और टीचर नहीं है तो कैसे चलेगा, और टीचर है प्रिंसिपल नहीं है तभी दिक्कत है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। फिर मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले हमारा जो पढ़ाई होता था वो स्कूल में बच्चे आते थे, बट जैसे कोरोना का समय आया, जैसे कोरोना का इन्वायरमेंट आया, सब ऑनलाइन होने लगा। मतलब स्कूल में क्या हुआ, एजुकेशन ऑनलाइन होने लगा, ऑनलाइन का डिमांड बढ़ गया। तो पहले एजुकेशन ऑफलाइन हुआ करता था, अब वो एजुकेशन ऑनलाइन होने लगा। मतलब कि जिस हिसाब से समय चलता है उस हिसाब से हम लोग को बदलना पड़ता है, हमारा मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ता है। हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक है, मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ बदलते रहता है, ठीक है।
और साथ में मैनेजमेंट जो हमारा इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल मतलब दिखाई तो नहीं देता है, पर हाँ इसका वर्क को हम लोग महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग हर चीज़ को मैनेज करते हैं। मान लीजिए कि इफ़ द इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट क्लियरली इंडिकेट मिस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल। मतलब यहाँ पे ये बताया गया, मान लीजिए कोई इन्वेंट्री आपका, मान लीजिए गोदाम में कोई स्टॉक है जो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे, या मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर रहे, या सेल अच्छे से नहीं कर रहे, तभी तो आपका फिनिश गुड जो है, जो गुड्स है वो इंडस्ट्री में बढ़ते जा रहा है। अगला बात करें कंपोजिट प्रोसेस का, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये कंपोजिट प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी डन विदाउट प्लानिंग, मतलब कि बिना प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग नहीं चलेगा और बिना ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग का नहीं चलेगा। मतलब ये सब भी जितने भी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कंपोजिट प्रोसेस है, बिना एक दूसरे के चलेगा ही नहीं चलेगा। अगला है हमारा बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस और एंड द इफिशिएंसी। सही बात है, कोई भी मैनेजमेंट जो है बिना इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का नहीं चल सकता। इफेक्टिवनेस मतलब जहाँ पे हम लोग वक्त पे कोई भी चीज़ को कंप्लीट करते हैं, और इफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम लोग कंप्लीट तो करते हैं बट अच्छे से करते हैं, मतलब कि वेस्ट नहीं करते, रॉ मटेरियल को ध्यान देते हैं इस बात पे। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखिए 3 ही तरह का ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है 3 तरह का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। पहला ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, तीसरा जो होता है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि फर्म का, इंडस्ट्री का, या जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसका खुद का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसका खुद का चलिए देखते हैं हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उसका 3 ही ऑब्जेक्टिव होता है, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था सबसे पहले सर्वाइव करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री मार्केट में नया आया है तो वो सर्वाइव करती है, मतलब कि वो रहती है मार्केट में, ये नहीं कि मार्केट को छोड़कर चली जाती है। फिर धीरे धीरे उसको प्रॉफिट होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करने लगती है, मतलब एक इंडस्ट्री से दूसरा इंडस्ट्री खोल देती है, ब्रांचेस आ जाती है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले हम सर्वाइव करेंगे, फिर प्रॉफिट कमाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अगला हम लोग बात करें तो ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाना, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाना, या एम्प्लॉय बढ़ जाना। अगर आपके फर्म में इस तरह से कुछ भी हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है। अगला सोशल ऑब्जेक्टिव, मैंने पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग मैनेजमेंट के दूसरे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सप्लाई ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। बिल्कुल सही है, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कंपनी में हम लोग बना रहे हैं, या जो भी इंडस्ट्री में हम लोग बना रहे हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ख़राब प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि हमें समाज को भी देखना है कि हम अच्छे प्रोडक्ट को और अच्छे प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में उसको दें लोगों को, ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम लोग को एम्प्लॉयमेंट देना है समाज को, क्योंकि बहुत सारे लोग कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो ये क्या है, समाज का भलाई के लिए है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो रहता है, मतलब उसका खुद का तो ऑब्जेक्टिव रहता है, साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है, समाज का भलाई भी करता है, अच्छा प्रोडक्ट को देख के, एम्प्लॉयमेंट को देखकर, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है किसी कम्युनिटी को, जो गरीब है उस कम्युनिटी को लोन वोन देता है या पैसा उसे देता है। और ऑर्गेनाइजिंग करता है एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस तरह से बहुत सारा प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करते रहता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सैलरी देता है, मतलब एक अच्छा सैलरी देता है, जिसको जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी मेरे यहाँ काम करें हम उसको अच्छा सैलरी दें, क्योंकि वो हमारा काम को छोड़ के भाग ना जाए। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव सैलरी देते हैं। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन देते हैं, ऐसा जगह काम करवाते हैं कि जहाँ पे वो सुरक्षित हो, वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पीयर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि साथी मानते हैं हम लोग, जो हम लोग के साथ जो वर्कर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ का जो मालिक होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो अपने एम्प्लॉय को हमेशा पीयर रिकॉग्नाइजेशन करता है। पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान, साथी जैसा बिहेव करता है, ये नहीं कि नौकर मानता है या सर्वेंट मानता है। चलिए उसके बाद हमारे पास नेचर है, मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट जो है हमारा 3 भागों में बटा है, मैनेजमेंट ऑफ साइंस, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेंट प्रोफेशन। देखिए मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जाता है, आर्ट्स भी कहा जाता है, प्रोफेशन भी कहा जाता है। मैनेजमेंट को आखिर साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कोई भी मैनेजमेंट जो है ना वो एक साइंटिफिक वे में, सिस्टमेटिक वे में मतलब कि बेस्ड होता है, मतलब सिस्टमेटिक मैनर से चलता है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से स्कूल चलाना है, कितने टीचर होंगे, कितना कैसे स्टूडेंट बढ़ेगा। तो ये सब एक साइंटिफिक है, एक साइंस पे बेस्ड है, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटल पे बेस्ड है। इसीलिए हमने मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, क्योंकि ये साइंस का एक नॉलेज देता है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। आर्ट्स का जहाँ बात करें कि मैनेजमेंट आर्ट्स आखिर क्यों है, तो मैनेजमेंट आर्ट्स इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपको नॉलेज है कंपनी, आपने MBA डिग्री कर लिया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बट फिर भी आप
कि अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, तो वो बेकार हो जाएगा। मतलब कि आपके पास साइंस तो होना चाहिए, मतलब साइंस मतलब नॉलेज तो होना चाहिए मैनेजमेंट का, साथ में आर्ट्स होना चाहिए, मतलब स्किल होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट्स भी है, और साथ में मैनेजमेंट को कभी कल प्रोफेशन भी कहा जाता है। देखिए पहले क्या होता था ना कि किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए मैनेजर को किसी डिग्री का जरूरत नहीं था। ठीक है, कोई भी मैनेजर जो था, जो कंपनी को चलाता था, उसको किसी प्रकार की डिग्री नहीं था। पर अब डिग्री की जरूरत है। अब किसी भी इंसान को एमबीए करना जरूरी है किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनने के लिए। ये 50-50% जरूरी है। मतलब अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे पोस्ट में जाएंगे, साथ में आपका सैलरी भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो एमबीए करता है, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, तो वो अच्छे से कंपनी को चलाता है। इसीलिए मैनेजमेंट को यहाँ पे प्रोफेशन कहा गया है, क्योंकि हम लोग डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिग्री लेने का मतलब हो गया कि एक प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन का मतलब हो गया कि हमारा कुछ रूल रेगुलेशन है, हमें डिग्री लेना पड़ रहा है। जिस चीज़ों में भी आपको डिग्री लेना पड़ता है किसी कंपनी को चलाने के लिए, मतलब वो प्रोफेशन हो गया। मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट का जो नेचर है वो 3 प्रकार का है। साइंस मतलब नॉलेज है, आर्ट्स मतलब स्किल है, और जहाँ प्रोफेशन मतलब यहाँ पे किसी डिग्री को लेकर आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर MBBS करता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए साइंस के बारे में लिखा गया है कि साइंस क्यों है। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है विच एक्सप्लेन द जनरल ट्रूथ। एक सिस्टमेटिकली बॉडी है, मतलब कि एक साइंटिफिक वे में बना हुआ है। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटेशन में बेस्ड है। यूनिवर्सल वेरिडिटी है। हाँ, जो मैनेजमेंट है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, इसको हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। आर्ट्स के बारे में बात करें तो स्किल एंड द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है। बिल्कुल, जो भी आर्ट्स होता है वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है। साथ में ये स्किल एंड द पर्सनल एप्लीकेशन पे भी बेस्ड होता है, मतलब कि आपका स्किल कैसा है, आपका क्रिएटिविटी कैसा है, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज कैसा है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। जहाँ प्रोफेशन के बारे में बात करें, प्रोफेशन, तो वहाँ ऑक्यूपेशन बेस्ड बैक बाय द ट्रेनिंग एंड द स्पेशलाइज नॉलेज। जब किसी तरह का आपका ऑक्यूपेशन, जो कोई काम अगर किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो जाए, या किसी स्पेशलाइज नॉलेज से रिलेटेड हो जाए, या किसी डिग्री से रिलेटेड हो जाए, तो वो प्रोफेशन बन जाता है। मतलब मैनेजमेंट आजकल क्या हो गया, वो प्रोफेशन भी बना हुआ है। सो मैनेजमेंट तीनों होता है, मैनेजमेंट का तीनों नेचर होता है, आप इस बात को याद रखें। चलिए आते हैं और भी इसके बारे में। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब हर कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि डॉक्टर बिना MBBS का नहीं आता है, टीचर बिना BEd का नहीं आता है। उसी तरह से हर एक के लिए एक डिग्री होता है। प्रोफेशन एसोसिएशन, बिल्कुल, जो भी हम लोग करते हैं, जैसे MBBS करते हैं तो उसका एक एसोसिएशन होता है। अगर हम लोग शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड कहीं काम करते हैं तो उसका भी एसोसिएशन होता है। मतलब हर चीज़ को क्या है, एक एसोसिएशन है। तो मैनेजमेंट करने के लिए भी एसोसिएशन है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है बना हुआ है, जहाँ पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो ये इस मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंदर क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी जाके मैनेजर का पोस्ट में या MBA कर सकते हैं, या अगर आपने MBA करके रखा है तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं। मतलब ये प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे काम करता है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या करना है नहीं करना है, एक आपका कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। सर्विस मोटिव है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टीचर टीचिंग करता है, डॉक्टर डॉक्टरिंग करता है, मतलब इलाज करता है। ठीक है, तो ये सर्विस मोटिव पे आता है जो भी प्रोफेशन है। अगला आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की ओर, कि मैनेजमेंट का कितना लेवल है। तो मैनेजमेंट 3 लेवल में ही बटा हुआ है, टॉप, मिडिल और एक सुपरवाइजरी कह दीजिए, या लोबल कर दीजिए, या ऑपरेशनल कर दीजिए। टॉप लेवल में वो होते हैं जो सबसे ऊपर रहते हैं एकदम, मतलब कि जो मालिक होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, CEO होते हैं, ME होते हैं, CMA होते हैं, या CEO होते हैं। ठीक है, या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो भी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी अच्छे से चलाते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल का जो प्रिंसिपल होंगे, या वाइस प्रिंसिपल हो गए, या सेक्रेटरी सर हो गए। तो ये सब चीज़ें लोग कौन है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। फिर मिडिल लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में वो लोग आते हैं जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो टॉप के नीचे काम करते हैं, जिनको टॉप इंस्ट्रक्शन देते हैं मिडिल को, ठीक ना। तो मिडिल क्या करता है, एक लिंक बनाता है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट जो हो गया, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब मिडिल लेवल में आते हैं। साथ में सुपरवाइजरी लेवल वो आता है, या लोअर लेवल वो आता है जो हमेशा वर्कर पे ध्यान देते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब जो देख रेख करते हैं इंडस्ट्री में, जो ऑपरेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से टाइमिंग है, किस तरह कितना इंटरवल होना चाहिए, कितना लंच होना चाहिए। तो ये जो देख रेख करते हैं उनको हम लोग सुपरवाइजरी, लोअर या ऑपरेशनल लेवल का लेवल कहते हैं। मतलब मैनेजमेंट हमारा 3 लेवल में बटा हुआ है।
चलिए देखते हैं टॉप लेवल में कौन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलेगा, चेयरमैन मिलेगा, जनरल मैनेजर मिलेगा, प्रेसिडेंट मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट मिलेगा, सीईओ मिलेगा, सीएफओ मिलेगा। तो यहाँ सीईओ का मतलब हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ का मतलब हो गया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए एग्जीक्यूटिव मतलब चलाने वाला, फाइनेंशियल मतलब कि पैसा जुगाड़ करने वाला, मतलब कि जो पैसा का कमी हो उसको पूरा करने वाला। तो ये सब टॉप लेवल में होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट का। फिर मिडिल लेवल में परचेज मैनेजर हो गया, मतलब परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हर तरह का डिपार्टमेंटल बना हुआ है। डिविजनल हेड हो गया या डिपार्टमेंटल हेड हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया। तो ये सब क्या है, मिडिल लेवल में आते हैं। अगला आते हैं लोअर लेवल में, यहाँ पे सुपरवाइजर होता है, सुपरिटेंडेंट होता है। देखिए सुपरिटेंडेंट दोनों तरह का होता है, एक मिडिल में भी होता है, इसमें भी होता है, पर लेवल दोनों का अलग अलग है। फोरमैन लोअर लेवल में होता है, देखरेख करते रहता है। सेक्शन ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, सब डिपार्टमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को दिखाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टॉप लेवल का फंक्शन क्या होता है, मतलब काम क्या होता है, कि टॉप लेवल क्या काम करता है। तो टॉप लेवल का काम होता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। फ्रेमिंग द पॉलिसी, किसी तरह का प्लान पॉलिसी जो है टॉप मैनेजमेंट ही बना सकता है, मिडिल नहीं बना सकता है। असेंबलिंग द रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, किस प्रकार से कंपनी चलेगा, टॉप लेवल का काम है। वेलफेयर इन द सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर कैसे होगा या सर्वाइव कैसे करेगी। ये जो भी ऑब्जेक्टिव है, ये जो फंक्शन है, ये जो काम है वो टॉप लेवल का है। मिडिल लेवल का काम में आते हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी टॉप लेवल बनाया है उसको इंटरप्रिटेशन करेगा, बताएगा। किसको बताएगा, तो लोअर लेवल को बताएगा। रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, कौन एम्प्लॉय आएगा, किसको हटाना है। रिक्रूटमेंट मतलब होता है नौकरी देना, तो नए नए एम्प्लॉय को लाना, ये मिडिल लेवल का काम है। ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटी कैसे चलेगा, जैसे परचेज डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, ये काम है मिडिल लेवल का। कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर झगड़ा लड़ाई किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो मैनेजमेंट अच्छे से चलता नहीं है। लोअर लेवल के बारे में बात करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर को क्या प्रॉब्लम है ये बताता है। किसको बताएगा, तो मिडिल लेवल को बताता है। मेंटेनिंग द गुड कंडीशन वर्किंग कंडीशन, मतलब कि कहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, क्या वो जगह अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कस करता है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, और यहाँ पे ध्यान देता है जो एकदम लोअर लेवल में कि वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाए, कम से कम वेस्ट हो, मतलब रॉ मटेरियल का अच्छे से यूज हो सके। कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटी एंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेंटेनिंग द हार्मोनी इन दैम। यहाँ पे ये कहा गया है कि ब्रिंगिंग द टुगेदर द एक्टिविटी एंड द रिसोर्सेज, किसी भी एक्टिविटी या किसी रिसोर्सेज में हार्मोनी लाना, हार्मोनी मतलब शांति लाना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना। हर डिपार्टमेंट एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इसका फीचर है इंटीग्रेट द ग्रुप इफेक्ट, ग्रुप का इफेक्ट बढ़ाना, मतलब मोटिवेट करना एम्प्लॉय को ताकि साथ में काम करे, वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो। तो अगर चाहे टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, अगर तीनों में कोऑपरेशन नहीं है तो काम अच्छे से नहीं होगा। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यहाँ पे भी ध्यान दिया जाएगा कि सभी एक डायरेक्शन में काम कर रहे नहीं कर रहे, सबका यूनिटी है या नहीं है, एकता है या नहीं है, सब एक साथ काम कर रहे नहीं कर रहे, या कोऑपरेशन है या नहीं है, तो ये ध्यान दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन मैंने बताया था, कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग एक दूसरे के साथ। परवेसिव यूनिवर्सल, आपको कोऑर्डिनेशन हर जगह दिखने मिलेगा, घर में, दुकान में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह कोऑपरेशन है। साथ में आपका कंटिन्यूस इफेक्ट है, कोऑपरेशन एक बार खत्म होता है तो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, बार बार चलते रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर का ये काम होता है, चाहे परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, हर एक में ये जरूरी है कि कोऑपरेशन हो। साथ में डिलीबरेट है, डेडिकेशन होना चाहिए सभी एम्प्लॉय में, सभी अच्छे से काम करें, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं कि जो साइज है ऑर्गेनाइजेशन का वो हमेशा बढ़ते जाए, मतलब कि वो हमेशा ग्रोथ लाए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा फंक्शन अलग अलग रहता है, डिफरेंशिएट रहता है, सबका अलग अलग काम रहता है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग मैनेजर बनाया गया है। स्पेशलाइजेशन, अगर किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को हम लोग किसी एक जगह पे काम पे हमेशा लगा देते हैं तो क्या होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन आता है, मतलब कि वो बहुत अच्छे से काम करता है। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड एंड मैंने कोशिश किया है कि हमारा जो सारा वीडियो है, जो चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। बट मैं बता दूं आपको कि ये जो मैंने बताया अभी तक जितना भी, ये मैंने सिर्फ चैप्टर के टॉपिक को डील किया।
अगले क्लास में मैं जब आऊँगा तो मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊँगा, क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी जगह में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मेरे ही वीडियो में आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो आप हमेशा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल करें, ताकि हमारा चैनल जो है और ग्रो करें और इसी तरह से मैं आपके सभी डाउट को पूरा कर सकूं। अगर आपको लगता है कि मेरा जो वीडियो है वो आपका किसी थोड़ा सा भी काम आ सकता है तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, वो सारे वीडियो को मैं ज़रूर बना के आपके भेजूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियो देखा है पर सभी में क्या हुआ है कि जितने भी टीचर है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बताते नहीं, जबकि एग्जाम में, हर एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहा है। तो आपको पता रहना चाहिए कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, और मैं अधिकतर जो पूनम गांधी का जो बुक है उसका ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। जब मैं उसका बताऊंगा तो सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, करेक्ट। सो मस्ट लर्न एंड राइट दिस चैप्टर। आप इस टॉपिक को लिख भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये आपके यूजफुल में है तो, नहीं तो आप बुक को रीडिंग करें बिल्कुल आपका, और इसे बार बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें को फिर से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सो थैंक यू।